नमस्कार दोस्तों। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के लिए, लिंग में तनाव की कमी के लिए अक्सर लोग एलोपैथिक मेडिसिन जो है ओवर द काउंटर मिल जाता है, जो कि टडालाफिल, सिल्डेनाफिल, वियाग्रा जो हम लोग नाम बोलते हैं, इन मेडिसिन का प्रयोग करके अपना काम चलाते हैं। लेकिन क्या आप लोगों को पता है कि इन मेडिसिन का साइड इफेक्ट क्या हो सकता है? मोर और लेस साइड इफेक्ट सबको पता है कि थोड़ी बहुत जो है हॉट फ्लैशेस हो सकता है, पेट खराब हो सकता है, हेडेक हो सकता है, थोड़ा सा हार्ट बीट थोड़ा बढ़ सकता है। ये तो कॉमन साइड इफेक्ट है। लेकिन कुछ सीरियस साइड इफेक्ट भी हो सकता है, जिससे कि आपका लाइफ जा सकता है या फिर आपका लाइफ खराब हो सकता है। तो उनमें से आज हम लोग एक साइड इफेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं। मेरा पेशेंट जो कि आज से 2 महीना पहले वियाग्रा खाने के बाद इनका अंदर साइड इफेक्ट हुआ, और ये साइड इफेक्ट हुआ था इनका आँख का ऊपर। इनका आँख का रोशनी दिन पर दिन कम हो रहा है। आज से 5 महीना पहले ये पेशेंट वियाग्रा खाए थे, सॉरी टडालाफिल खाए थे। टडालाफिल खाने के बाद इनका आँख का रोशनी आहिस्ता आहिस्ता कम होना स्टार्ट हुआ। तो ये जो डॉक्टर है, जो आँख के डॉक्टर है, ऑप्थेल्मिस्ट के पास वो गए थे। उन्होंने नंबर लगाया, लेकिन वो नंबर दिन पर दिन बढ़ रहा है। पिछले 5 महीने में इनका आँख का नंबर 4 टाइम्स चेंज हो चुका है। यानी चश्मा का नंबर जो है, चश्मे का जो नंबर है वो बदल चुका है। फिर भी इनका काम नहीं हो रहा है। तो डॉक्टर भी परेशान हो गए कि क्या बात है, क्या हो सकता है कि इतना फ्रीक्वेंटली कैसे नंबर चेंज हो रहा है। तो पेशेंट को पता है कि इन्होंने क्या किया है। इनको पता है इन्होंने वियाग्रा खाया है, सॉरी टडालाफिल खाया। टडालाफिल खाने के बाद से ही इनका अंदर ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ है। इनका आँख का रोशनी जो है आहिस्ता आहिस्ता करके कम होना स्टार्ट हुआ। जिस दिन वो टडालाफिल खाए थे उसके बाद से ही इनका अंदर आँख के सामने धुंधलापन सा आना स्टार्ट हो गया था, और वो जो धुंधलापन आना जो स्टार्ट हुआ वो आज तक कम नहीं हुआ। देयर आर 12 पेयर्स ऑफ cranial nerve which has emerged from our brain. And what are the name of those cranial nerve? Number 1, olfactory. Number 2, optic. Number 3, oculomotor. Number 4, trochlear. Number 5, trigeminal. Number 6, abducens. Number 7, facial. Number 8, vestibulocochlear nerve. Number 9, glossopharyngeal. Number 10, vagus. Number 11, accessory. Number 12, हाइपोग्लोसियल। तो ये जो मैंने आप लोगों को 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स का जो नाम मैंने आप लोगों को बताया है, इन सभी नर्व्स का कुछ ना कुछ काम होता है एज ए सेंसरी ऑर्गन के तौर पे, यानी सेंसरी ऑब्जेक्ट के तौर पे इसका काम होता है। जैसे कि एक नंबर जो मैंने नाम का नाम बताया, ऑल्फैक्टरी। ऑल्फैक्टरी से पता चलता है स्मेल, कोई खाने का गंध, सुगंध, दुर्गंध जो पता चलता है वो ऑल्फैक्टरी नर्व से पता चलता है। एक नंबर जो नर्व का मैंने नाम बताया ऑल्फैक्टरी, उससे पता चलता है। सिमिलरली आँख का रोशनी कम हो जाए, आँख में अगर दिखता नहीं है, तो उसके लिए जो नर्व जो रिस्पॉन्सिबल है वो है ऑप्टिक एंड ऑक्यूलोमीटर। ये 2 नर्व इन्वॉल्व होता है आँख के लिए। सिमिलरली कान के लिए वो है 4th नंबर जो नाम मैंने बताया था आप लोगों को, ट्रोक्लियर। ये ट्रोक्लियर जो होता है ये कान के लिए होता है। कान में अगर सुनाई ठीक से नहीं पड़ता है तो ये नर्व रिस्पॉन्सिबल होता है। सिमिलरली अगर खाने का टेस्ट अगर नहीं मिल पाता है तो उसके लिए होता है आपका ग्लोसोफेरेंजियल। तो इस पेशेंट का अंदर टडालाफिल खाने के कारण से या तो ऑप्टिक नर्व के अंदर या ऑक्यूलोमीटर नर्व के अंदर कहीं ना कहीं कुछ मेल फंक्शनिंग स्टार्ट हो गया है, और इसके बाद इसको खाने के कारण से ही हुआ है। ये पेशेंट बड़ा प्रोमिनेंटली मुझे बताया है। अब होम्योपैथी में तो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए कोई मेडिसिन नहीं है। डॉक्टर केंट, डॉक्टर नैश, डॉक्टर हैनेमन ने कोई मेडिसिन हमें दे के नहीं गए हैं कि वियाग्रा खाने के बाद अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो आप ये मेडिसिन आप पेशेंट को दे सकते हैं। ऐसा कोई मेडिसिन नहीं है, कहीं पे कुछ नहीं लिखा है। तो क्या हम लोग इन पेशेंट को ठीक कर पाएंगे या नहीं? इन साइड इफेक्ट को हम लोग ठीक कर पाएंगे, दूर कर पाएंगे या नहीं? बिल्कुल कर पाएंगे। कैसे कर पाएंगे? जैसे हम लोग बाकी प्रॉब्लम्स को ठीक करते हैं उसी प्रकार से हम लोग पेशेंट का केस टेकिंग करेंगे। केस टेकिंग करने के बाद टोटालिटी के बेस पे सिंगल मेडिसिन प्रिस्क्रिप्शन करेंगे। वो एक ही मेडिसिन पेशेंट का वाइटल फोर्स को बढ़ाएगा, और वाइटल फोर्स बढ़ने के कारण से पेशेंट के अंदर जो जो समस्या है वो एक समय में सभी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएगी। तो पेशेंट को मैंने थॉरोली केस टेकिंग किया। केस टेकिंग करने के बाद पेशेंट को मैं मैक्सोल प्रेस्क्राइब किया था 0/1, 2, 3, 4। इससे हुआ ये कि पेशेंट का अंदर प्रॉब्लम में काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट आ गया। पेशेंट को खुद को पता नहीं चल रहा कि इतना अच्छा इंप्रूवमेंट कैसे आ गया। पेशेंट को एक्चुअली होम्योपैथी के बारे में कुछ पता था नहीं। बहुत लोग ऐसे हैं आज भी इंडिया में कि होम्योपैथी के बारे में उनको नॉलेज कुछ खास नहीं है। वो आयुर्वेदिक के बारे में जानते हैं, एलोपैथी के बारे में जानते हैं, लेकिन होम्योपैथी के बारे में कुछ खास नॉलेज नहीं है। तो उन पेशेंट में से ये एक पेशेंट है कि इनको कुछ खास नॉलेज नहीं है होम्योपैथी के बारे में।
वो तो इनको यूट्यूब को थैंक्स बोलना चाहिए कि मेरा वीडियो यूट्यूब ने प्रमोट किया, इनको वहाँ पे अपना टाइमलाइन में दिख गया और इन्होंने देखा और एक एक करके वीडियो देखते रहे। देखने के बाद मेरा ऊपर ट्रस्ट बिल्डअप हुआ, होम्योपैथी के ऊपर ट्रस्ट बिल्डअप हुआ और ट्रीटमेंट स्टार्ट किए मेरे पास से। और आज 2 महीना हो गया है पेशेंट का ट्रीटमेंट मेरे पास चलते हुए। पेशेंट को काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट आ गया। आप देख सकते हैं पेशेंट ने खुद लिखा है कि डॉक्टर साहब मैं यहाँ से एलोपैथिक ट्रीटमेंट को बंद कर चुका हूँ ऑलरेडी, मुझे दरकार नहीं है, मैं बिना चश्मे का देख पा रहा हूँ, काम कर पा रहा हूँ। यानी जो नंबर इनका बढ़ रहा था चश्मे का अब वो कम हो रहा है, यानी फिर से रिवर्स हो रहा है, फिर से नॉर्मल कंडीशन में, फिर से नॉर्मल पोजीशन में वो वापस आ रहा है। तो ये होम्योपैथी। और अब थोड़ा बात कर लेते हैं कि इस पेशेंट को मर्कसोल ही क्यों प्रिस्क्राइब किया गया था। तो मर्कसोल प्रिस्क्रिप्शन करने के पीछे जो नंबर 1 कॉज था वो था डिस्ट्रक्टिवनेस, तबाही। यानी जब भी आपको पेशेंट का अंदर कोई भी प्रॉब्लम लेके पेशेंट आपके पास आए, चाहे प्रॉब्लम कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर आपको वहाँ पे डिस्ट्रक्टिवनेस अगर आपको दिख जाए, यानी तबाही हो रहा है, वहाँ से एक तरह से पेशेंट का अंदर जो डिटोरिएशन है वो बहुत काफ़ी फास्ट हो रहा है, पेशेंट का जो लाइफ है बहुत बद से बदतर हो रहा है, तो वहाँ पे आप सिफिलिस माइजम के बारे में सोचिएगा और एक एंटी सिफिलिटिक मेडिसिन के बारे में आपको सोचना पड़ेगा। और किंग ऑफ एंटी सिफिलिटिक मेडिसिन कौन कौन है? मर्कसोल, सिफिलिनम और अमेट। ये 3 मेडिसिन बेसिकली हम लोग सोचते हैं किंग ऑफ एंटी सिफिलिटिक मेडिसिन के तौर पे। तो इस पेशेंट का अंदर डिस्ट्रक्टिवनेस क्या था? भाई आंख का रोशनी चला जा रहा था, अंधा हो रहा था, तो ये डिस्ट्रक्टिवनेस ही है ना। चाहे प्रॉब्लम कुछ भी हो, डिस्ट्रक्शन जहाँ पे आपको दिख जाए, जहाँ पे आपको तबाही दिख जाए, तो वो जो माइजम रहेगा वो है सिफिलिस माइजम। तो ये मेरा फर्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू था पेशेंट को मर्कसोल प्रिस्क्रिप्शन करने के लिए। लेकिन सिर्फ हम लोग ये एक पॉइंट के ऊपर बेस करके मर्कसोल जैसी इतनी बड़ी रेमेडी को हम लोग प्रिस्क्राइब नहीं कर पाएंगे। मर्कसोल जैसी मेडिसिन को प्रिस्क्रिप्शन करने के लिए हमें उसकी कुछ और साइन एंड सिम्टम्स की दरकार पड़ेगी। विदाउट दो साइन एंड सिम्टम्स हम लोग मर्कसोल जैसी मेडिसिन को हम लोग प्रिस्क्रिप्शन नहीं कर पाएंगे। तो पेशेंट को हमने पूछा कि आपको पसीना ज़्यादा आता है? पेशेंट ने बताया हाँ डॉक्टर साहब बहुत ज़्यादा पसीना आता है, पसीने में दुर्गंध भी है, पसीने में दुर्गंध है, टॉयलेट में दुर्गंध है, लैट्रिन में दुर्गंध बहुत ज़्यादा है, एक्सेसिव दुर्गंध। दुर्गंध तो सबका होता है लेकिन एक्सेसिव जहाँ पे आ जाएगा तो उसको हम लोग पकड़ेंगे। साथ ही साथ जब रात को सोता है मुंह से लार निकलता है, तकिया भीग जाता है, ये और एक सिम्टम है मर्कसोल का। इसके अलावा पेशेंट का कहीं पे कट जाता है, छिल जाता है, तो उसको सूखने में टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, यानी डिलेड ऑफ हीलिंग। तो ये और एक सिम्टम है एंटी सिफिलिटिक माइजम की, ये और एक सिम्टम है मर्कसोल की। इसके अलावा पेशेंट का जो जीभ था वो लार्ज था, थोड़ा सा फैटी था, साथ में साइड में कटा था, यानी इंडेंटेड था, जिसको हम लोग बोलते हैं मर्कसोल का जो जीभ होता है वो। पेशेंट को मैंने बोला कि आप अपना जीभ निकाल के पिक्चर मुझे भेजिए, मैं देखना चाहूँगा। तो मैंने देखा वहाँ पे कटा था, यानी इंडेंटेड था। तो ये मर्कसोल का सिम्टम हुआ। इसके बाद मैंने पेशेंट को पूछा कि आपने टडालाफिल जैसी मेडिसिन को क्यों खाया, क्या दिक्कत थी आपको टडालाफिल जैसी मेडिसिन आपको खाना पड़ गया, आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का प्रॉब्लम है? तो पेशेंट ने बताया डॉक्टर साहब मुझे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम है, टाइमिंग की प्रॉब्लम भी है, मुझे कहीं पे जाना था, मुझे मीट करना था अपना जीएफ के साथ, तो मैंने सोचा कि टडालाफिल खा के मैं तो अपने आप को थोड़ा सा प्रिपेयर कर लूँ, उसके बाद मैं जाऊँ। तो पेशेंट ने फर्स्ट टाइम खाने के बाद ही ये प्रॉब्लम उनका अंदर उत्पन्न हो गया, स्टार्ट हो गया। और मर्कसोल जो मेडिसिन है ये इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जैसी कंडीशन में भी काम में आती है। मैंने बहुत पेशेंट के इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जैसी कंडीशन मर्कसोल से ठीक किया हुआ है। सो माय डियर फ्रेंड, इस बार पेशेंट को मर्कसोल ही प्रिस्क्राइब किया हूँ, मर्कसोल 0/5, 6, 7, 8। इस बार का मेडिसिन से पेशेंट का अंदर प्रॉब्लम पूरी तरह सॉर्ट आउट हो जाएगा। साथ में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की अगर प्रॉब्लम है, जिस प्रॉब्लम के लिए इन्होंने टडालाफिल खाया है, तो इनका इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम भी इसी मेडिसिन से ठीक हो जाएगा और इनको अलग से कोई मेडिसिन खाने की दरकार नहीं है। सो माय डियर फ्रेंड, आप लोग ये ओवर द काउंटर जो मेडिसिन है, जो वियाग्रा, टडालाफिल, सिल्डेनाफिल, ये जो मेडिसिन है, इन मेडिसिन को खाने से अपने आप को बचाए, रोके। इन मेडिसिन का साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है। इन मेडिसिन से आपका लाइफ खराब हो सकता है, स्पॉइल हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है, हार्ट फेलियर हो सकता है। अभी आपने जो पेशेंट का केस वीडियो देखा, इस पेशेंट का लाइफ भी ऑलमोस्ट खराब हो चुका था, ऑलमोस्ट स्पॉइल हो चुका था, क्योंकि अगर आँख नहीं है तो दुनिया नहीं है। तो वो तो इनका लक अच्छा था कि उनको मैं मिल गया,
सबको तो मैं नहीं मिल पाऊँगा, ठीक है ना। तो इसीलिए आप लोग इन मेडिसिन से बचें अपने आप को, बचाएँ अपने आप को। प्रॉब्लम अगर होता है, अगर आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का प्रॉब्लम है, तो किसी एक अच्छी क्लासिकल एमडी होम्योपैथिक डॉक्टर के पास से जाके बैठ के उनके सामने पूरा थॉरोली केस टेकिंग दे के आप ट्रीटमेंट कराइए। ऐसा डॉक्टर जो एक समय में एक पेशेंट को एक दवा दे, यानी 8-10 मेडिसिन ना दे, ऐसा डॉक्टर के पास आप लोग जाके ट्रीटमेंट कराइए, आपका प्रॉब्लम बेशक ठीक हो जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।